आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं आईसीएसई क्लास 10 अपना अपना भाग्य हिंदी की एक कहानी है ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा रचित। ज्ञानेंद्र जी मुख्य रूप से एक कहानी के लेखक थे यानी कहानीकार थे, लेकिन साथ ही साथ उनका उनकी रचनाओं का कुछ अंश निबंध को भी जाता है। उन्होंने निबंध भी लिखा है, निबंध की रचना की है, साथ ही उपन्यास। तो साहित्य में निबंध उपन्यास के साथ साथ मुख्य रूप से कहानी लिखने वाले ज्ञानेंद्र कुमार की ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है, अपना अपना भाग्य। मार्मिक इन द सेंस, किस सेंस में हम लोग मार्मिक कहेंगे, यहाँ पर गरीबी को दर्शाया गया है और गरीबों के प्रति हमारे समाज के लोगों की कठोरता को दर्शाया गया है कि कितने कठोर हैं लोग, जो हर आदमी के रूप में, मतलब हर गरीब आदमी के अंदर एक नकारात्मक सोच रखते हैं कि शायद वह भी, हर गरीब शायद चोर हो, बेईमान हो, इस तरह की भावना रखते हैं। और अंततः उस गरीब आदमी को अपना जीवन यापन करने के लिए, गुजारा करने के लिए किसी का शरण नहीं मिलता है, किसी की सुरक्षा नहीं मिलती है और ऐसे लोगों का बहुत ही दुखद अंत होता है, ऐसे गरीबों का दुखद अंत होता है। तो आइए कहानी को हम लोग शुरुआत से देखें, लाइन बाय लाइन। बहुत कुछ निरुद्देश्य मतलब बिना उद्देश्य के, बिना किसी पर्पस, बिना किसी मकसद के घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों, ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं, बहुत घूमे और घूमने के बाद अब कुछ और काम नहीं बचा था तो हम लोग बैठ गए। एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल गए थे हम लोग, तो नैनीताल की संध्या अब धीरे धीरे आने लगी, सांझ आने लगी, क्षितिज से नीचे अंधेरा होने लगा। रुई के रेशे से, जैसे रुई के फाहे होते हैं, रेशे होते हैं छोटे छोटे, स्नोफॉल वगैरह, भाप से बादल हमारे सिरों को, भाप से बादल मतलब नैनीताल तो पहाड़ी इलाका है ना, तो पहाड़ी इलाके में काफ़ी घूमा इन लोग, इन दोनों ने। और दोनों घूमने के बाद बेंच पर बैठ गए तो रुई का फाहा जैसा हल्का उड़ते हुए बादल इनके सिर को छू छू कर गुजर रहा था। बेरोक घूम रहे थे, बेरोक मतलब उन बादलों को कोई रोक नहीं पा रहा था। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर, चूंकि वहां पर कुछ अंश अंधेरा भी था और कुछ अंश हल्की रोशनी से प्रज्वलित था, तो दोनों के रंग से रंगी हुई, कभी कभी ये बादल नीले नीले दिखते थे तो कभी सफ़ेद, फिर कभी लालिमा आती थी उनके अंदर, अरुण, अरुण एक रंग होता है, थोड़ी लालिमा लालिमा लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बादल हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। 5, 10, 15 मिनट हो गए, हम लोग यूं ही बैठे बैठे। मैंने देखा कि भाई मेरा मित्र जो है वो उठने का इरादा नहीं बना रहा है, बैठा है तो बैठा ही है। फिर मैंने झुंझला कर कहा, अजी चलिए भी, क्या बैठे हुए हैं, चलिए। ऐसा मैंने कहा थोड़ा झुंझला कर। उन्होंने कहा, अरे जरा बैठो यार, बैठो, ऐसा बोले। हाथ पकड़कर बैठने के लिए जब उन्होंने जोर से बैठा लिया, जोर देकर, तो अब कोई चारा नहीं चला मेरा, मैं बैठ ही गया। सनक से छुटकारा पाना आसान नहीं था। सनक मतलब, भाई कोई अगर इस तरह से बोले, धुन सवार है किसी के अंदर बैठने का, एंजॉय करने का, प्रकृति का नज़ारा देखने का, तो उसके सामने मेरा कुछ नहीं चला। और वो जरा बैठिए भी, जरा शब्द जो था वो जरा नहीं था भाई, बैठने का मतलब लंबा ही बैठना था वहाँ। बैठ गया, चुपचाप मैं बैठ गया, लेकिन बैठे बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था, अंदर अंदर एक कुड़न हो रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। तभी मित्र ने अचानक हमको कहा, अरे वो देखो तो क्या है, क्या है वो, कुछ दूरी पर। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में, सफेद सफेद कोहरा था, उसमें दूर से एक काली सी छाया आती हुई नजर आ रही थी। मैंने कहा, अरे होगा कोई, छोड़ो ना। तभी 3 गज की दूरी में दिख पड़ा एक लड़का। सिर में बड़े बड़े बाल थे, उसने सिर का हेयर कट बहुत दिनों से किया नहीं था शायद, सिर को खुजला रहा था, चला आ रहा था हमारी ही ओर। नंगे पैर, नंगे सिर। नंगे सिर बोलने का मतलब भाई, ठंड का माहौल है, पहाड़ी इलाका है, तो कई लोग कैप वगैरह, मफलर वगैरह लगा के बैठे होंगे, तो वो नंगे पैर, जूते चप्पल भी नहीं थे और कोई टोपी या मफलर भी नहीं था। एक मैली सी कमीज पहना हुआ था, बस शर्ट एक पहना हुआ था, मैला था वो भी। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, कभी पैर इधर पड़ रहे हैं, लड़खड़ा रहे थे, खाना पीना खाया नहीं था, गरीब था, न जाने उसके पैर कहाँ जा रहे थे, कहाँ जाना चाहता था, न दायां न बायां, कुछ पता नहीं चल रहा था। पास की चुंगी की लालटेन, चुंगी क्या होता है भाई, तो जहाँ टैक्स वगैरह की वसूली होती है, ठीक है ना, उसको चुंगी बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े हाईवेज पे तुमने देखा होगा,
गाड़ी जो टोल वगैरह होता है, टोल टैक्स देना पड़ता है, चुंगी कहते हैं उसे। तो लालटेन की छोटे से प्रकाश वृत्त में, प्रकाश वृत्त मतलब वो प्रकाश की गोलाई में, मैंने देखा ध्यान से, करीब 10-12 साल का लड़का होगा वो। गोरे रंग थे, पर पूरे शरीर पर मैल पड़ने की वजह से काला हो गया था, इतना इतना मैल था कि काला हो गया था। आँखें अच्छी खासी बड़ी-बड़ी थी, माथा पर अभी से ही झुर्रियाँ आ गई थी, 10-12 साल की उम्र से ही। झुर्रियाँ बुढ़ापे में आती हैं, चमड़ा वगैरह सूख जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसा तब होता है जब कोई खाया-पिया ना हो बहुत दिनों से। हम लोगों को वो देख नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे अंधा है, कुछ देख ही नहीं पा रहा था, आँखें अजीब-सी थी, लड़खड़ा रहा था। ना नीचे धरती का पता चल रहा था उसको, ना ऊपर फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब दिखाई दे रहा है। उसकी अकेले की एक दुनिया थी, एकाकी दुनिया। बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। वर्तमान उसका क्या था? भूखा था, ढूँढ रहा था कि कहीं खाना मिल जाए। बस खाने की तलाश देख रहा है, ढूँढ रहा है कहीं सोने को जगह मिल जाए, कहीं कोई सुरक्षित जगह, छायादार जगह मिल जाए। सोने की जगह, खाने की चीज़ ढूँढ रहा है बस। तभी मेरे मित्र ने आवाज़ दिया, "ऐ!" उसने अपनी सूनी आँखें फाड़ दी। सूनी आँखें मतलब आँखें सूनी थी, जैसे ही ऐ सुना, ऐसे चौंक गया, कौन पुकार रहा है हमको? दोस्त ने कहा, दुनिया सो गई है, तू ही क्यों घूम रहा है भाई? बालक मुख चुप रहा, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे भी बोलेगा। चेहरे पे कुछ बात आ रही थी लेकिन बोलना चाह रहा था। तभी मेरे दोस्त ने कहा, कहाँ सोएगा? तो बच्चे ने जवाब दिया, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। बच्चे की जवाब थी, बच्चे का जवाब था ये। फिर मेरे दोस्त ने पूछा, आज वहाँ क्यों नहीं सोएगा? बच्चे ने जवाब दिया, नौकरी से हटा दिया गया हूँ। मालिक ने पूछा, क्या नौकरी थी तुम्हारी? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं मेरे मालिक ने नहीं, सॉरी, मेरे दोस्त ने पूछा, क्या नौकरी थी तुम्हारी? तो बच्चे ने जवाब दिया, सब काम, सारा काम करवाया जाता था मेरे द्वारा, 1 रुपया मिलता था और जूठा खाना मिलता था, जो जूठा छूट जाता है घर में खाना वो। तो मेरे दोस्त ने पूछा, फिर नौकरी करेगा क्या? बच्चे ने कहा, हाँ। बाहर चलेगा? बाहर चलेगा मतलब नैनीताल से बाहर जाएगा? बच्चे ने जवाब दिया, हाँ। आज क्या खाना खाया तूने? बच्चे ने जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर मेरे दोस्त ने पूछा, अब खाना मिलेगा क्या कहीं? बच्चे ने कहा, नहीं मिलेगा। फिर मेरे दोस्त ने पूछा, यूं ही सो जाएगा? बच्चे ने कहा, हाँ। फिर मेरे दोस्त का सवाल था, कहाँ सो जाएगा? बच्चे ने कहा, यहीं कहीं सो जाऊंगा। इन्हीं कपड़ों में सोएगा इतनी ठंड में? बच्चे ने फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा, आंखों से बोला, क्योंकि अब उसके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं था। आंखें मानो बोलती थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें बोल रही हैं। अजीब बेवकूफ़ सा ये आदमी मुझसे सवाल पूछ रहा है। देख रहा है कि गरीब आदमी हूँ, मेरे तन पे कुछ कपड़े नहीं है, एक शर्ट है बस, और फिर पूछता है इन्हीं कपड़ों में सोएगा? उसकी आंखों से इसने बोल दिया, मुँह से नहीं बोला। मेरे दोस्त का सवाल फिर से था, माँ-बाप हैं? हाँ। कहाँ हैं? बच्चे ने जवाब दिया, 15 कोस दूर गाँव में। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, 15 कोस दूर। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई-बहन हैं ना, इसीलिए भाग आया। वहाँ काम नहीं है, रोटी भी नहीं है, बाप भूखा रहता था और माँ भी भूखी रहती थी, रोती थी, इसलिए भाग आया। एक साथी और था मेरे साथ जिसके साथ मैं भाग कर आया, उसी गाँव का था, मेरे ही गाँव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए थे रोटी कमाने, लेकिन अब मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है। फिर लेखक के दोस्त ने पूछा, कहाँ गया तेरा दोस्त? मर गया। जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। यहाँ मुझे से पता चल रहा है कि ये लेखक पूछ रहे हैं अब। मैंने पूछा हैरान होकर, मर गया? तुम्हारा दोस्त मर गया? हाँ, साहब ने मारा और वो मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल, लेखक ने कहा। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। हम लोगों के साथ नैनीताल में घूमने के लिए हमारे साथ एक वकील बाबू भी आए थे, होटल में ठहरे थे, उनके होटल पहुँचे और हम लोग जाकर चिल्लाए, वकील साहब,
वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए, कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, दुशाला यानी कंबल, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थी, आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट थी, गुस्से में थे क्योंकि भाई ज़्यादा गुस्सा नहीं, हल्का झुंझलाहट। भाई कोई ठंडा में सो रहा है आराम से, गर्मी में, कुछ लापरवाही भी थी। आए और बोले, ओहो! फिर आप लोग फिर से? हाँ, बोलिए, बोलिए क्या बात है, बोलिए। लापरवाही भरा ही आवाज़ है ये, तरीका है। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए ये लड़का है, हमने कहा। नौकर ढूँढ रहे थे ना आप? लीजिए ये लड़का मिल गया। वकील बाबू ने कहा, कहाँ से लाए हैं इसे? आप जानते हैं? हमने कहा, जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। इतना तो जानता हूँ कि ये लड़का कौन है नहीं पता, लेकिन बेईमान नहीं होगा, इसकी आँखें बता रही हैं। वकील बाबू ने कहा, अजी ये पहाड़ी बच्चे बड़े शैतान होते हैं। पहाड़ी बच्चे मतलब नैनीताल का। बच्चे-बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं, यहाँ के हर एक बच्चे में दोष है, बुराई है। आप भी क्या अजीब हैं जनाब, कहाँ से उठा लाए? लो या नौकर ले लो, रेडीमेड। मैंने कहा, मानिए तो जनाब, यह लड़का अच्छा निकलेगा। वकील बाबू ने कहा, आप भी ना? जी बस खूब है, मानना पड़ेगा आपकी बात को। ऐसे ऐरे-गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह यहाँ से सामान-वामान लेके चंपत हो जाए, बस हम ढूँढते फिरें फिर। मैंने कहा, अरे आप मानते क्यों नहीं? अब जब नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूँ? वकील बाबू ने कहा, माने क्या खाक? आप भी ना अच्छा मज़ाक करते हैं। अच्छा आप जाइए, अब हम भी सोने जा रहे हैं। और वह ₹4 रोज़ के किराए वाले कमरे में, रोज़ का भाड़ा था ₹4 उस कमरे का। उस कमरे में सजी हुई मसहरी थी, मसहरी मतलब मच्छरदानी। जाकर झटपट सोने चले गए कमरे में। बालक थोड़ी देर ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा। प्रेत गति मतलब भूत-प्रेतों की स्पीड में एक तरफ बढ़ा और कोहरे में जाकर मिल गया। मतलब दौड़ता हुआ भागा, कोहरे में गायब। हम भी होटल की ओर बढ़े। हम लोग जहाँ ठहरे थे होटल में उधर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन, कोट के ऊपर से हवा पार करके बॉडी में चली। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है और उसके पास कपड़े, बहुत कम कपड़े हैं यार। फिर मैंने कहा, स्वार्थ की फ़िलॉसफ़ी सुनाई। मैंने अपने दोस्त को स्वार्थ वाला, सेल्फिशनेस वाला फ़िलॉसफ़ी सुनाया। मैंने कहा, संसार है भैया, क्या करेंगे? चलो छोड़ो, पहले बिस्तर पे गरम हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। स्वार्थ के बारे में मैंने कहा। मेरे मित्र ने भी उदास होकर कहा, स्वार्थ, ठीक ही कह रहे हो, जो कह लो, जो भी कह लो, लाचारी कह लो। अब हम लोग लाचार हैं ना, उसकी मदद करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ नैनीताल में घूमने आए हैं। अब कैसे मदद करें? मदद करना भी चाहे तो कर नहीं पाए। निठुराई कहो, निठुराई मतलब हो सकता है हम लोग कितने निष्ठुर हैं, ये भी कह सकते हो कि मदद कर ही देना चाहिए, या बेहयाई कह लो, हो सकता है बेशर्मी भी कह लो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा व बालक निश्चित समय पर हमारे होटल द पब में नहीं आया। मतलब हम लोग जिस होटल में ठहरे थे उसका नाम था होटल द पब। अगले दिन हम लोग कोशिश किए कि उसको दोबारा देख लें, शायद दोबारा मिल जाए तो कुछ मदद कर देते, लेकिन वो नहीं दिखाई दिया। हम नैनीताल की सैर खुशी-खुशी करके खत्म होकर चलने को शुरू हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हम लोगों ने समझी नहीं। मतलब जाने को जब तैयार हुए, तो ये ज़रूरत नहीं समझे हम लोग कि भई आस लगा के बैठे रहना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। निकल पड़े। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे, न्यूज़ मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह मिली, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चिथड़ों की कमीज़ मिली, काले चिथड़े कमीज़। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। हम सारे आदमी हैं, सारे इंसान हैं, तो हमारी ये दुनिया है और हमारी दुनिया में एक आदमी के पास दूसरे आदमी को मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक चीथड़ा था उसके शरीर पे बस। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुँह पर, चेहरे पर, उसकी छाती पर, उसकी मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ़ की हल्की-सी चादर चिपक गई थी। ऐसा लग रहा था इस दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने उसको अपना चादर उड़ा दिया था। कितना सुंदर लिखा है लाइनिंग। ये दुनिया कितनी बेशर्म है, कितनी बेहया है। ऐसी नंगी दुनिया का नंगापन छिपाने के लिए प्रकृति ने क्या किया? एक चादर उड़ा दिया उस बच्चे के मरे हुए शरीर पर। और वो चादर किस चीज़ का था? बर्फ़ का चादर। और वो बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो बहुत ही मार्मिक कहानी रहा।
दुःख भरी कहानी। आशा करते हैं समझ में आया, आनंद लिया आप लोगों ने। धन्यवाद।